केडी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम BA सेकंड ईयर हिंदी साहित्य के बारे में बात करेंगे। तो पहले अपने BA सेकंड ईयर के बारे में आज बात करेंगे। फर्स्ट पेपर, तो BA सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर है, उसके बारे में आज बात करेंगे। जो अपने हिंदी में जो हिंदी साहित्य का इतिहास चलता है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया है। जो हिंदी साहित्य का अपना इतिहास है उसको कितने कालखंडों में बांटा गया है? 4। अब जो भी 4 कालखंड है वो इस प्रकार है। 1 नंबर पे आएगा आपके आदिकाल। कौन सा काल है? आदिकाल। अब 2 नंबर पे बात करते हैं तो अपना आएगा भक्ति काल। कौन सा आएगा? भक्ति काल। और तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे आएगा अपना रीतिकाल। कौन सा आएगा? रीतिकाल। अब बात होती है 4 नंबर पे। 4 नंबर पे आएगा आपका आधुनिक काल। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास चलता है अपने, तो उसको सुविधा की दृष्टि से पढ़ने के लिए 4 कालखंडों में बांट रखा है। तो फर्स्ट नंबर पे तो आएगा आदिकाल, और सेकंड नंबर पे आएगा भक्ति काल, और तीसरे नंबर पे आएगा रीतिकाल, और फोर्थ नंबर पे आएगा आधुनिक काल। जो अपने आदिकाल और भक्ति काल है, तो इसके अंतर्गत जो भी काव्य हैं वो अपने फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर है अपने, तो फर्स्ट ईयर के अंदर आदिकाल और भक्तिकालीन काव्य आएगा अपने। तो कौन से ईयर में आएगा आदिकालीन और भक्तिकालीन काव्य? फर्स्ट ईयर के अंदर। अब बात करते हैं रीतिकाल। तो जो रीतिकाल है, रीतिकाल अपने आएगा सेकंड ईयर। कौन से ईयर में आएगा? सेकंड ईयर। तो जो रीतिकालीन काव्य है वो अपने सेकंड ईयर के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल अपने आएगा थर्ड ईयर के लिए। कौन से ईयर में आएगा? थर्ड ईयर में। तो जो अपने हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो 4 कालखंड है, तो वो इस अकॉर्डिंग है अपने पास। आदिकाल और भक्तिकाल तो आएगा फर्स्ट ईयर में, यानी जो भी आदिकाल और भक्तिकालीन रचनाएं, जो भी कवि काव्य है अपना, तो इस आदिकाल और भक्तिकालीन काव्य को हमको फर्स्ट ईयर के अंतर्गत पढ़ना है। और रीतिकालीन काव्य उसको हम सेकंड ईयर के अंतर्गत पढ़ेंगे, और आधुनिक को पढ़ेंगे फाइनल ईयर में। तो क्लियर कहाँ से अपना क्या क्या है। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं BA सेकंड ईयर की, जिसमें अपना फर्स्ट पेपर है। कौन सा? फर्स्ट पेपर। जो अभी बताया था आपको कि रीतिकालीन काव्य, यानी रीतिकालीन काव्य में से अपने यहाँ पे फर्स्ट पेपर लिया गया। जो फर्स्ट पेपर में जो भी रचना है वो अपने कहाँ से? रीतिकालीन काव्य से। अब बात करते हैं व्याख्या की। व्याख्या, तो यानी कि जो अपने फर्स्ट पेपर है, तो फर्स्ट पेपर में अपने व्याख्या आएगी 4, यानी 10-10 नंबर की एक व्याख्या आएगी। टोटल कितनी आएगी? 4। तो टोटल अंक कितने हो गए? 40। और फिर आएंगे 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो ये हो गए 60। तो टोटल कितना हो गया? 100। तो यानी कि 10 नंबर की 4 तो आएंगे अपने व्याख्या, और 15 नंबर के 4 अपने आएंगे क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर अपने कितने अंक हो गए फर्स्ट पेपर में? 100। तो जो फर्स्ट पेपर में अपना जो सिलेबस है वो इस अकॉर्डिंग है। इस अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट पेपर में। अब बात करते हैं व्याख्या की। जो व्याख्या है, तो व्याख्या कैसे करनी है व्याख्या आपको?
जो अपने सिलेबस में व्याख्या है, इसके 4 क्वेश्चन आएंगे। तो व्याख्या को हमको कैसे करनी है, इसको व्याख्या को, तो वो देखते हैं। तो इसके लिए अपने को 1 नंबर पे लेना पड़ेगा संकेत। क्या लेना पड़ेगा? संकेत। अब संकेत जो भी पॉइंट लिया हमने पहला, व्याख्या के अंतर्गत पहला पॉइंट कौन सा आएगा? संकेत। अब बात होती है संकेत क्या है ये, तो संकेत का मतलब होता है इशारा। संकेत देते हैं ना, थोड़ा सा इशारा दे रहे हैं, तो संकेत का मतलब क्या हो गया? इशारा। यानी कि हम इशारा कर रहे हैं कि हमको क्या करना है। जैसे मान लो हमारी व्याख्या आ गई, जो फर्स्ट पेपर है अपना, तो उसमें हमने रीतिकालीन काव्य से अपने क्या आ गई? एक व्याख्या आ गई। तो जो भी व्याख्या है, तो हमारे जो व्याख्या आएगी तो उसमें से जो भी व्याख्या करनी है अपने को, क्योंकि जो 4 व्याख्या आएगी अपने, कितनी आएंगी टोटल? 4। और 4 इसकी क्या रहेगी? अथवा में रहेगी। अथवा में 4 और आएगी अलग से, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 8। लेकिन 8 में से अपने को कितनी करनी है? 4। यानी जो 8 है, 4 तो आएगी, 4 के साथ में अथवा भी आएगा, तो टोटल 4 ये हो गई। तो 4 कितनी? 8 व्याख्या हो गई। तो 8 में से अपने को 4 ही करनी है। यानी जो जैसे फर्स्ट नंबर पे व्याख्या आ गई, तो फर्स्ट पे 1 और फिर 1, यानी 1 तो ये आएगी, 1 अथवा में आएगी। तो दोनों में से अपने को एक चॉइस करनी है। तो दोनों में से जो भी आप करो, जैसे मान लो फर्स्ट नंबर की व्याख्या आप कर रहे हो, अब दोनों में से फर्स्ट नंबर पे जो भी व्याख्या करो आप, तो दोनों में से आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी, भाई ये करनी है मेरे को या अथवा वाली करनी है। तो जो भी आपको व्याख्या करनी है, जैसे मान लो आपको ये वाली करनी है, इसमें से जैसे 2 व्याख्या हो गई फर्स्ट नंबर पे आपके, तो दोनों में से आपको मान लो ये वाली करनी है। तो जो भी ये पद्यांश है आपके सामने, तो उस पद्यांश में आपको क्या करना पड़ेगा कि उस जो भी पद्यांश उसका पहला शब्द कौन सा, जो भी ये पद्यांश मान लो आप इसमें से करो, तो इस पद्यांश का आपने क्या ले लिया? पहला शब्द ले लिया। तो पहला शब्द लेने के बाद में फिर आप ऐसे डॉट डॉट कर दो। फिर डॉट डॉट करने के बाद में जो भी ये पद्यांश आपको इसका अंतिम शब्द लेना है। कौन सा लेना है? अंतिम शब्द। तो संकेत हो गया। अपने संकेत के अंतर्गत क्या करना अपने को, जैसे मान लो अपने ये व्याख्या कर रहे हैं, तो इसमें से पहला शब्द ले लिया और फिर डैश डैश लगा के, और कौन सा ले लिया? अंतिम शब्द। तो अंतिम शब्द लेने के बाद में फिर इसको छोड़ दो आगे, और फिर आगे चलते हैं। अब ये सब करने के बाद में फिर 2 नंबर पे अपने को लेना पड़ेगा संदर्भ। अब सेकंड नंबर पे कौन सा पॉइंट आएगा? अपना संदर्भ। अब संदर्भ के अंतर्गत क्या करना है अपने को, कि संदर्भ का मतलब होता है कि जो भी ये रचना है, जैसे आप जो भी रचना कर रहे हो, जैसे मान लो आपके BA सेकंड ईयर में जो फर्स्ट रचना आपकी रामचंद्रिका, कौन सी है? रामचंद्रिका। अब जो फर्स्ट रचना हो गई आपकी रामचंद्रिका, किसकी है? केशवदास की। तो फर्स्ट रचना जो रामचंद्रिका है केशवदास की, उसमें से मान लो आपकी एक व्याख्या आ गई, तो वो व्याख्या आ गई, तो उसमें आपको संदर्भ लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है? संदर्भ। तो संदर्भ के अंतर्गत हमको ये लिखना है कि तो रचना का तो नाम क्या है? रचना और कवि। यानी जो भी रचना अपने, जो भी कविता उसका तो नाम लिखना है यहाँ पे, और क्या लिखना है? कवि का नाम। तो इसको कैसे लिखोगे आप? इसको लिखना है ऐसे हम, जैसे मान लो आपके संदर्भ में लिखना है, जैसे रामचंद्रिका में से आपके व्याख्या आ गई, तो इसमें आपको ये लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की रामचंद्रिका नामक रचना से लिया गया है। तो ये लिखना है आपको यहाँ पे। और फिर ये लिखने के बाद में आगे और इसमें ये भी लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश किसके द्वारा रचित है? अभी बताया था ना आपको, केशवदास। किसके द्वारा? केशवदास के द्वारा। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की रामचंद्रिका नामक रचना से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश के रचयिता महाकवि केशवदास है। अब ये बात कहाँ पे लिखनी है अपने को? संदर्भ में। कहाँ पे लिखनी है? संदर्भ में। तो संदर्भ में ये बात लिखनी है अपने को, कवि और रचना के नाम। भाई कहाँ से ली गई है ये रचना और इसके रचयिता कौन है, ये 2 बातें लिखनी है। किसके अंतर्गत? संदर्भ के अंतर्गत। अब आगे चलते हैं अपने 3 नंबर। अब 3 नंबर पे आपको करना है प्रसंग। क्या लेना है? प्रसंग।
अब 1 नंबर पे तो हो गया संकेत, 2 नंबर पे हो गया संदर्भ, 3 नंबर पे क्या लेना है अपने को, प्रसंग। अब प्रसंग के अंतर्गत क्या करना है आपको, इसके अंतर्गत लेना है प्रमुख तथ्य। क्या लेना है, प्रमुख तथ्य। यानी कि जो भी आपकी रामचंद्रिका कविता है उससे जो आप व्याख्या कर रहे हो, तो उसमें जो भी पद्यांश है आपका, कोई सा भी जो भी पद्यांश आए आपके सामने, तो जो उस पद्यांश की आप व्याख्या करोगे, तो उस पद्यांश में कवि आपसे क्या कहना चाहता है, तो उस पद्यांश जो भी कवि कहना चाहता है उसका आपको क्या लेना है, इस पे प्रमुख तथ्य, यानी जो मुख्य रूप से कवि इस पद्यांश के माध्यम से अपने को क्या कहना चाहता है, तो वो चीज़ लेनी है अपने को कहाँ पे, यहाँ पे प्रसंग के अंतर्गत। तो यानी प्रसंग के अंतर्गत अपने को क्या लेना पड़ेगा, प्रमुख तथ्य। यानी इसमें जो भी कवि है वो क्या कहना चाहता है, तो जो भी वो पूरी कविता के अकॉर्डिंग अपने को नहीं लेना है, यानी अपने पास जो भी पद्यांश आएगा, तो उस पद्यांश के अकॉर्डिंग की जो पर्टिकुलर एक पद्यांश आ गया अपने पास, तो उस पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है वो चीज़ अपने को यहाँ पे लेनी है। तो 1 या 2 लाइन में आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, उसका मुख्य तथ्य देना पड़ेगा। अब आगे 4 नंबर पे फिर आपको क्या लेना है, व्याख्या। अब 4 नंबर पे आएगी व्याख्या। व्याख्या में जो भी आपके पद्यांश था उसका क्या करना पड़ेगा आपको, उसकी पूरी की पूरी ऐसे कैसे उसका भावार्थ करना है आपको पूरा। यानी जो भी पद्यांश है आपका उसका विस्तार से क्या करना है आपको, भावार्थ करना है। यानी उसका पूरा का एग्जैक्ट ऐसे जो भी 5, 6, 7 जो भी लाइन है आपके पास पद्यांश की, उसका पूरे के पूरे का आपको भावार्थ करना है। तो पूरे का भावार्थ उसका विस्तार से यहाँ पे करना है। व्याख्या का मतलब ये है कि आपको विस्तार से यहाँ पे समझाना है उसके बारे में, यानी विस्तार से आपको उसका भावार्थ लिखना है। फिर अब आगे आएगा आपके विशेष। आगे आएगा क्या, विशेष। अब विशेष के अंतर्गत आपको क्या लेना, तो विशेष के अंतर्गत एक तो आपको ये लेना है कि जो भी आपने 3रे नंबर पे जो आप अपना वो था प्रसंग वाला, तो उसमें अपने क्या लिखा था, प्रमुख तथ्य, तो वो का वही प्रमुख तथ्य यहाँ पे भी लिखना है। यानी जो अपना पद्यांश है उसमें जो भी प्रमुख बात है या जो भी विशेष बात है वो कहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे लिखनी है। तो विशेष के अंतर्गत एक जो भी पद्यांश है उसमें कवि क्या विशेष बताना चाहता है, तो वो आपने को यहाँ पे लिखना है। एक जो भी विशेष बात हो उस पद्यांश में वो लिखनी है। और दूसरे नंबर पे आएगा आपके रस, छंद, अलंकार। तो जो भी काव्य शास्त्र के हैं, रस, छंद हो गए, अलंकार हो गए, गुण हो गए, शब्द शक्ति हो गई, तो वो बताना आपको विशेष के अंतर्गत कि इस रचना में कौन सी विशेष चीज़ का प्रयोग किया गया, कौन सा तो रस है, कौन से छंद है, कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया, वो सारा सब कुछ आपको उस पद्यांश के अकॉर्डिंग बताना। जो भी पद्यांश है आपका उस पद्यांश के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इस पद्यांश में कौन सा तो रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है। तो ये सारा आपको किस में देना है, विशेष में। तो ये विशेष के अंतर्गत आपको ये बताना। अब बात होती है रस, छंद और अलंकारों की। अब ये रस और छंद अलंकार ये क्या है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सेकंड ईयर में नहीं है, ये आपके आएंगे फाइनल में। तो इसका आपको क्या थोड़ा सा नॉर्मल ध्यान रखना, किसका, रस का, छंद और अलंकार। तो इनका थोड़ा सा आपको क्या नॉर्मली ध्यान रखना है कि कौन सा तो अलंकार है, तो इनके नॉर्मली आपको परिभाषाएं और वो याद रखनी। तो वो बस नाम ही लिखना है आपको कि इसमें कौन सा तो रस है और कौन सा अलंकार है, कौन से छंद का प्रयोग किया गया है, वो चीज़ें आपको विशेष के अंतर्गत लिखनी है। तो सारी चीज़ें क्लियर। तो व्याख्या के अंतर्गत मैंने आपको कौन कौन से पॉइंट बताए वो एक बार और देख लो। फर्स्ट नंबर पे था अपने संकेत, और 2 नंबर पे था अपने संदर्भ, और 3 नंबर पे था
प्रसंग, और 4 नंबर पे व्याख्या, और 5 नंबर पे विशेष। तो जो ये पांचों पॉइंट है, तो आपकी जो भी व्याख्या है ये पांचों पॉइंटों के इर्द गिर्द चलेगी। तो पांचों पॉइंट आपको क्या है, सारे के सारे ध्यान रखने ऐसे कैसे एग्जैक्ट पूरे के पूरे ध्यान। अब बात होती है, पहले अब बात कर रहे थे पद्य की, किसकी बात कर रहे थे, पद्य की। अब बात करते हैं गद्य। अब किसकी बात करते हैं, गद्य की। तो पद्य में मैंने आपको बताया था कि ऐसे कि इसमें क्या लेना, आपको वही फर्स्ट शब्द लेना है और वही डैश डैश लगा के जो भी आपको क्या लेना था, अंतिम शब्द। तो जो भी अंतिम शब्द यहाँ लेना तो वो ऐसे कैसे अब किस में करना है आपको, गद्य में। यानी कि पद्य और गद्य में दोनों में क्या रहेगा, संकेत सेम रहेगा। यानी जो भी आपके, जैसे मान लो पद्यांश कोई आता है आपके, उसी प्रकार आपके गद्य में से अगर कोई सेकंड पेपर जैसे आपके गद्य का है, अगर मान लो वहाँ व्याख्या आती है तो सेकंड पेपर आपका गद्य में है, तो गद्य में से कोई पैराग्राफ आता है आपके सामने, तो उसमें भी आपको संकेत में क्या करना है कि फर्स्ट शब्द और डैश डैश लगा के उस व्याख्या में क्या जो भी वो गद्यांश करना चाहते हो उसका अंतिम शब्द। तो दोनों क्या है इसमें संकेत, दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी दोनों में आपको सेम लिखना है ऐसे कैसे, पद्यांश में वही फर्स्ट शब्द जो भी करना चाहते हो। बस इसमें एक ये ध्यान रखना है कि आपको कि जो भी आप व्याख्या कर रहे हो, जैसे मान लो आपकी व्याख्या आई है तो व्याख्या में आपके अथवा में भी आएगी, किसमें आएगी, अथवा भी आएगा। तो दोनों में से आपको जो भी करना चाहते हो, जो भी व्याख्या कर रहे हो आप, तो उसी का क्या लिखना है आपको, यहाँ पे ये लिखना है उसी का। अगर आप अथवा वाली करना चाहते हो तो अथवा वाली का ही फर्स्ट शब्द और अंतिम शब्द लिखना है। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी पड़ेगी, व्याख्या करनी पड़ेगी। अब बात आती है संदर्भ। अब संदर्भ में वही पद्य की तरह इसमें भी प्रस्तुत। अब थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना कि पद्य में तो क्या था, पद्यांश, और गद्य में क्या था, गद्यांश। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो इसमें अपने को ये लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में तो अपने ये लिखते थे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की जो भी रचना, जैसे रचना थी अपने को कौन सी थी, रामचंद्रिका। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की रामचंद्रिका नामक रचना से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश के रचयिता महाकवि केशवदास है। अब लेकिन अपने पास अगर गद्य में से आता है तो अपने थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे क्या करना है कि प्रस्तुत गद्यांश, पद्यांश की जगह क्या करना पड़ेगा आपको, गद्यांश। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की जो भी रचना है, जिसमें से भी आपके आए, जैसे आपकी सेकेंड ईयर में एकांकियाँ हैं तो कोई सी भी एकांकी में से आ जाए, उत्सर्ग में से आ गया, जैसे मान लो आपके उत्सर्ग में से आ गया, तो उसमें ये लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की एकांकी नामक पुस्तक से लिया गया है। या एकांकी का नाम लिख दो, उत्सर्ग नामक एकांकी से लिया गया है। फिर एकांकी का लेखक, तो इसमें ध्यान रखना कि गद्य में तो आएगा लेखक और पद्य में आएगा कवि। तो ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पे पद्य में तो कवि और गद्य में लेखक, और पद्य में पद्यांश में से और गद्य में गद्यांश में से। तो थोड़ा ये ध्यान रखना, और दोनों में क्या, और दोनों क्या रहेंगे, वैसे वैसे सेम ही रहेंगे। अब बात होती है आगे प्रसंग की। अब प्रसंग के अंतर्गत आपको वही पहले वाले जैसे अपने पद्य में देखा था ना, वैसे वैसे पद्य में अपने देखा था कि प्रमुख तथ्य लेना है। यहाँ पे क्या लेना है, प्रमुख तथ्य। अब जो प्रमुख तथ्य है जो अपने जैसे पद्यांश में लिया था, अब जो पद्यांश था अपने केशवदास वाली रचना का, तो उसमें से अपने लिया था, तो उसमें जो भी अपने सामने पद आया था उसमें से हमने ले लिया कि प्रस्तुत पद्यांश जो भी हो पद्यांश, उसमें कवि अपने को क्या कहना चाहता है, यानी उसके माध्यम से कवि अपने को क्या मैसेज देना चाहता है, या उस पद्यांश के माध्यम से कवि अपने को क्या समझाना चाहता है, वो चीज़ यहाँ आपको लिखनी है। यानी शॉर्ट में अपने को प्रमुख तथ्य यानी 1 या 2 लाइन में लिखना है पूरे पद्यांश में। जो भी आप 1 या 2 लाइन में उस पद्यांश के बारे में पूरा का पूरा लिखना है कि क्या कहना चाहता है कवि। तो 2 लाइन में बताना कवि उस पद्यांश में ये कहना चाहता है। तो उसी प्रकार जैसे अब बात हो रही है गद्य की, तो गद्य में भी अपने को जो भी गद्यांश अपने सामने है तो उसको शॉर्ट में लिखना है कि गद्यांश में कवि अपने को मूल रूप से क्या कहना चाहता है। यानी कि जो भी मूल रूप से कवि कहना चाहता, वो लेखक कहना चाहता है उस गद्यांश में, वो चीज़ कहाँ पे लिखनी है अपने को, प्रसंग के अंतर्गत। तो प्रसंग के अंतर्गत क्या आएगा, प्रमुख तथ्य। तो प्रमुख तथ्य में अपने
वो ध्यान रखना है कि गद्यांश में और पद्यांश का बस थोड़ा सा और ज़्यादा नहीं रख। अब बात होती है व्याख्या की। अब व्याख्या में वैसे जैसे पद्य में की थी आपने पूरा पद्यांश का भावार्थ किया था आपने पूरा ऐसे कैसे, जो भी पद्यांश था आपके सामने उसका ऐसे कैसे आपने क्या कर दिया, भावार्थ कर दिया। तो ऐसे कैसे आप जो भी गद्यांश आए आपके सामने, तो गद्यांश का विस्तार से आपको क्या करना, अपनी भाषा में विश्लेषण करना पूरा। तो व्याख्या के अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके सामने गद्यांश है उसका क्या करना, आपको विश्लेषण करना है। तो पूरा का पूरा विश्लेषण ऐसे कैसे आपको विस्तार से उसको क्या करो, विश्लेषित कर दो। जो भी गद्यांश आया है उसमें कवि जो क्या कहना चाहता है उसको विस्तार से आपको क्या करना है, इसमें समझाना। अब बात होती है विशेष की, तो ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया और ये भी क्या हो गया, सेम। यानी इसमें दोनों में सेम है और इसमें प्रसंग में प्रमुख तथ्य लिखना दोनों में, तो ये भी सेम हो गया। और व्याख्या में अपने को क्या करना, उसका पूरा विस्तार से वर्णन करना। जो भी गद्यांश हो आपके सामने या जो भी पद्यांश हो तो उसका क्या करना पड़ेगा, अपन को विस्तार से वर्णन करना है व्याख्या। अब बात है संदर्भ में, तो यहाँ पे कवि और कविता और तो गद्य और पद्य का ध्यान रखना था। यहाँ पे गद्य में से आए तो गद्यांश और पद्य में से आए तो पद्यांश, और पद्य में आएगा कवि और गद्य में आएगा लेखक या रचनाकार, जो ये ध्यान रखना था यहाँ पे थोड़ा सा इसमें। अब बात होती है विशेष, किसकी होती है, विशेष की। अब विशेष में हम वहाँ पे लिखते थे वो ये प्रसंग वाला जो प्रमुख तथ्य था या जो प्रमुख बात थी, तो वो को वही अपने को किस में लिखना है, उस पद्य की तरह ही इसमें भी क्या लिखना है, एक पॉइंट विशेष के अंतर्गत कि जो भी गद्यांश अपना उसमें प्रमुख तथ्य क्या है। यानी गद्यांश में कवि कुछ क्या विशेष बताना चाहता है अपने को या क्या विशेष करना चाहता है जो लेखक है वो उसमें गद्य में, तो वो चीज़ अपने को यहाँ पे लिखनी है विशेष में। वैसे कि वैसे जैसे अपने पद्य में लिखते थे ना विशेष, पद्य में जो विशेष बात वो कि वो सेम की सेम यहाँ पे उस गद्य के हिसाब से लिखनी है। अब बात होती है 2 नंबर पे। अब उसमें आते थे रस छंद अलंकार, जो काव्य शास्त्र का जो था वह कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, कौन सा गुण हो गया, कौन सी सब शक्ति हो गई, तो वो लिखना था किसमें, पद्य में। किस में लिखना था वो, पद्य में। भाई कौन सा तो रस है इसमें पद्यांश में, या कौन सा अलंकार हो गया, कौन सा गुण हो गया, कौन सा छंद हो गया। अब ये चीज़ें अपने को किस में नहीं लिखनी है, गद्यांश में। अब ये चीज़ें किस में नहीं आएगी, गद्यांश में नहीं आएगी। अब तो गद्यांश में क्या लिखना है, तो गद्यांश में अपने को लिखना है शैली। क्या लिखनी है, शैली। यानी जो भी आपका गद्यांश आएगा तो उस गद्यांश में आपको शैली बतानी है इसकी, भाई इसकी कौन सी शैली का प्रयोग लेखक ने किया है। तो जो भी शैली हो उस गद्यांश की वो आपको कहाँ पे लिखनी है, विशेष के अंतर्गत लिखनी है। जैसे आपकी मान लो शैलियाँ हो गई, वर्णनात्मक हो गई, कौन सी हो गई, वर्णनात्मक शैली हो गई, विवेचनात्मक हो गई। तो वर्णनात्मक हो गई, विवेचनात्मक शैली हो गई। तो ये शैलियों के नाम, तो कोई जो भी शैली हो उसमें वर्णनात्मक है या विवेचनात्मक है या विवरणात्मक है, तो जो भी शैली हो उसमें जिस शैली का लेखक ने प्रयोग किया तो उस शैली का नाम आपको कहाँ पे लिखना है, विशेष में, ना कि रस या छंद अलंकार लिखने हैं। तो ये बात 2 जगह ध्यान रखनी है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। और सारा जो भी सब कुछ आएगा वो दोनों में, चाहे गद्यांश आए या पद्यांश आए, सब में क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। तो 2 जगह अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे और यहाँ पे। और एक बात इसमें यह भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल एवं सुस्पष्ट है। एक लाइन ये भी ऐड कर सकते हो आप इसमें कि प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल एवं सुस्पष्ट है। तो ये आपके क्या हो गया, व्याख्या हो गई। अब ये जो व्याख्या मैंने बताई आपको, तो ये क्या आपके चाहे फर्स्ट ईयर ले लो, चाहे सेकंड ईयर ले लो, या थर्ड ईयर ले लो, या एमए ले लो, तो सभी में कौन सा फार्मूला रहेगा आपके, यही रहेगा फार्मूला। चाहे कोई सी भी क्लास हो आपकी, फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो या फाइनल ईयर हो या एमए हो, तो जो व्याख्या, क्योंकि सब चारों में आपकी क्या आएगी, व्याख्या आएगी। तो चारों में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। सेम सभी में यही रहेगा, बस गद्यांश और पद्यांश का थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा, वो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, और ज़्यादा आपको कुछ नहीं रखना। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है 2 जगह, एक तो यहाँ पे और एक
यहाँ पे, और सारा सब कुछ क्या रहेगा, ऐसे कैसे सेम रहेगा। तो आ गए ना सबके समझ में। तो 1 नंबर पे तो हो गया आपके संकेत, 2 नंबर पे हो गया संदर्भ, और तीसरे नंबर पे हो गया प्रसंग, और चौथे नंबर पे हो गई व्याख्या, अब 5वें नंबर पे हो गया विशेष। अब ये सारी बातें समझने के बाद में एक बात और समझनी ज़रूरी है। जैसे मान लो आपने ये सारे पॉइंट देख लिए, सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद है, सब कुछ आपको अच्छे से याद है। ये अब समस्या कहाँ आएगी, जैसे मान लो आपकी व्याख्या आ गई, क्योंकि अब व्याख्या तो आनी है आपकी, कम से कम 4 व्याख्या आएगी, और 4 के साथ 4 अथवा में आएगी, तो टोटल 8 आएगी, आपको 8 में से 4 करनी है, तो व्याख्या तो आपकी आएगी वहाँ पे। तो इसलिए आपको ये सारे पॉइंट याद करने हैं। तो ये तो याद करने ही करने हैं आपको, पाँचों के पाँचों, क्योंकि ये आपके काम आएंगी। तो ये मान लो आपको रट्टी लेना है पाँचों के पाँचों, क्योंकि ये तो आपके काम आएंगे, क्योंकि हर पेपर में आपकी 4 व्याख्या है। तो दोनों पेपरों में कितने हो गए आपके, 8 हो गई। तो 8 तो आएगी। तो ये तो आपको क्या 8 बार काम आएंगी, तो आपको ये तो याद ही करना। ये तो क्या हो गया, अब आपके लिए कंपलसरी हो गया कि ये अपने को पॉइंट याद करने, क्योंकि सब में सेम आएंगे। थोड़ा सा अंतर था वो मैंने आपको बता दिया कि गद्यांश और पद्यांश का अंतर था, थोड़ा सा वो ध्यान रखना, और सारा सब कुछ क्या हो जाएगा आपके सेम हो जाएगा। अब एक समस्या थोड़ी सी है इसमें कि जिसे हम व्याख्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें समस्या ही रहती है कि जैसे मान लो संकेत तो अपने लिख दिया आराम से, उसमें से देख के लिख दिया, फर्स्ट शब्द लगा के डैश लगा के और अंतिम शब्द लिखिए, तो अपने आराम से कर देंगे, सभी कर देंगे, चाहे कमजोर स्टूडेंट हो चाहे पढ़ने वाले हो, सभी कर देंगे इसको। तो अब बात होती है संदर्भ की। अब संदर्भ के अंतर्गत जैसे मान लो आप व्याख्या कर रहे हो, फर्स्ट नंबर पे जो व्याख्या कर रहे हो आप, अब आपको मान लो समझ व्याख्या के बारे में, अब जैसे रचना का नाम ध्यान है आपको, और कवि का नाम ध्यान नहीं है, यानी आप कविता का नाम तो आपको ध्यान है, कवि का नाम ध्यान नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये करना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी जो भी रचना हो, जैसे आपको रचना का नाम मालूम चल गया भाई इस रचना में से आई है अपने, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की हिंदी की रामचंद्रिका नामक रचना से लिया गया है। अगर ये ध्यान तो आपने लिख दिया। अब बात आती है आगे इसमें कवि की। अगर आपको कवि का नाम मालूम नहीं है, मान लो बाय द वे अगर आपको कवि का नाम मालूम नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, गलत नहीं लिखना है। यानी अगर आप गलत लिखोगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से गलत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप यही गलत कर दोगे तो फिर आगे व्याख्या देखने का और नहीं देखने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अब आपने जैसे मान लो रचना आपको याद है रामचंद्रिका है, अब रचना आपको याद है कि रामचंद्रिका, तो रामचंद्रिका से लिया गया। अब आपको इसका कवि का मालूम ही नहीं है कौन से कवि की रचना है ये। अब मान लो केशवदास की आपने लिख दिया घनानंद, क्या लिख दिया, घनानंद। अब केशवदास की रचना है और आपने लिख दिया घनानंद, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा कि गलत हो जाएगा, यही आप क्या हो जाओगे, गलत। अब एक स्टूडेंट ने तो मान लो घनानंद लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, घनानंद, तो उसका क्या हो गया, यहीं से गलत हो गया वो। और एक स्टूडेंट ने क्या किया, उसको रचना का नाम तो ध्यान, लेकिन कवि का नाम उसको याद नहीं है। तो अगर मान लो कवि का नाम याद है तो उसने कुछ भी नहीं लिखा और ऐसे छोड़ दिया, तो वो क्या आपसे बेटर रहेगा वो थोड़ा सा, क्योंकि उसको याद ही, तो आपका याद नहीं तो गलत नहीं करना, आपको छोड़ दो भाई, नहीं याद है तो आप क्या करो, उसको छोड़ दो, फिर आगे बढ़ जाओ आप। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना संदर्भ में थोड़ा सा कि जो भी रचना का नाम और कवि का नाम है, तो रचना का नाम और कवि का नाम आपको याद नहीं हो तो इसमें सीधे ऐसे ही लिख दो कि प्रस्तुत पद्यांश या गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में से लिया गया है, यही लिख के छोड़ दो। अगर आपको रचना का ही नाम ध्यान है तो रचना का नाम लिख के छोड़ दो कि प्रस्तुत गद्यांश या जो भी पद्यांश है आपके, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की जो भी रचना हो आपकी, अगर केशवदास में से हो तो केशवदास, अगर एकांकी में से हो कोई गद्यांश हो तो भाई उत्सर्ग नामक एकांकी या जो भी एकांकी कार हुआ कोई भी हो, तो उसमें से क्या किया गया, ये लिया गया है। तो आपको याद हो तभी लिखना है, यहाँ पे गलत नहीं लिखना है। फिर 2 नंबर पे आते हैं कवि का नाम। अगर कवि का नाम भी याद नहीं तो छोड़ दो लिखने की, अगर दोनों याद नहीं तो भी आपको ये लिख के छोड़ना है कि प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है। इतना ही लिख के क्या करना, आपको यहाँ पे छोड़ देना है। अगर याद हो तभी लिखना है दोनों चीज़ें, अगर नहीं याद हो तो गलत नहीं लिखना है। अब आगे बात होती है प्रसंग की। अब प्रसंग में
जो भी आपके गद्यांश है, जो भी पद्यांश है आपके, जो भी आया है, जो भी आप कर रहे हो, तो उसमें जो भी लेखक है या कवि वो क्या कहना चाहता है, यानी इसमें क्या लिखना पड़ेगा आपको, प्रमुख तथ्य। तो प्रमुख तथ्य में आप जो भी लेखक हो, जो भी कवि हो, जो उस गद्यांश के माध्यम से अपने को क्या संदेश देना चाहता है या कुछ विशेष बताना चाहता है अपने को, तो उसको क्या शॉर्ट में अपने को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो शॉर्ट में आपको यहाँ पे क्या लिखना है, उस गद्यांश या जो भी पद्यांश आपका प्रमुख तथ्य लिखना है। तो ये चीज़ आपको कहाँ पे लिखनी है, प्रसंग में। अब ये लिखने के बाद में फिर आपको आना है व्याख्या पे, इसमें आना है व्याख्या पे। अगर व्याख्या तो व्याख्या में चाहे आपके गद्यांश में से हो या पद्यांश में से हो, कोई इसी में से हो, तो आपको उसमें क्या करना है कि अगर पद्यांश में से आती है तो पद्यांश का आपको पूरे पद्यांश का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भावार्थ करना पड़ेगा। तो पूरे पद्यांश का आप एग्जीक्यूट क्या कर दो, उसका भावार्थ कर दो। अगर गद्यांश में चाहती है तो गद्यांश को भी आपको क्या करना है, उसको पूरा विश्लेषण करना है। गद्यांश को आप पूरा विस्तार से उसमें क्या कर दो, समझा दो कि इसमें कवि विस्तार से अपने को ये कहना चाहता है। तो सारी चीज़ें इसमें क्या किस में करनी पड़ेगी आपको, व्याख्या में। तो व्याख्या में सारा सब कुछ विश्लेषण आपको क्या करना है उसमें पूरा है। ऐसे कि जो भी आपका पैराग्राफ है पूरा उसको क्या कर दो, आप पूरा विस्तार से खोल के उसको लिख दो। इसमें मतलब अपनी भाषा में लिखना है, या कोई ऐसे नहीं आप एग्जैक्ट ऐसे कैसे उतार दो। जैसे मान लो कोई गद्यांश आ गया आपके, और गद्यांश में आपने क्या किया, उसको एग्जैक्ट ऐसे कैसे उतार दिया। तो गद्यांश को आपको एग्जैक्ट ऐसे कैसे नहीं उतारना है, उसको क्या करना है कि आपको अपनी भाषा में विश्लेषित करना है, कि अपनी भाषा में समझाना है उसको कि कवि ये कहना चाहता है, उसको आपको कहीं विश्लेषित करना है पूरे को। तो पूरे को अपने भाषा में विश्लेषित करके क्या कर दो, समझा दो। ऐसे एग्जैक्ट ऐसे कैसे नहीं उतारना। और पद्यांश में तो आपको भावार्थ लिखना है, जो भी कविता है उसका क्या करना पड़ेगा, आपको अर्थ करना पड़ेगा, उसका भावार्थ देना। अब बात होती है विशेष की, किसकी होती है, विशेष की। अब विशेष में आपको मैंने वो बताया था 3 चीज़ें, 2 या 3 चीज़ें इसमें क्या करनी पड़ती है, आपको लिखनी है। एक तो वही प्रसंग वाली बात आ ही जाएगी, जो भी प्रसंग में आप जो भी प्रमुख तथ्य लिखते हो उसकी वो का वही किस में आएगा, आपके विशेष में। यानी कि जो भी गद्यांश आए या जो भी पद्यांश आए आपके, उसमें प्रमुख या विशेष क्या बात है, जो भी विशेष बात हो या जो भी विशेष हो, उसमें आपको पूरे पद्यांश में विशेष रूप से या विशेष तौर पर लेखक या कवि जो भी कहना चाहता है वो अपने को 1 या 2 लाइन में अपने को बताना कि कवि इस पद्यांश या इस गद्यांश के माध्यम से लेखक अपने को ये कहना चाहता, तो वो इसमें लिखना आपको, किस में, विशेष में। विशेष में 1 नंबर डाल। अब बात होती है 2 नंबर पे। अब 2 नंबर पे मैंने आपको बताया था पद्यांश में। पद्यांश में क्या बताया, जो भी अलंकार छंद रस जो भी लिखना है किसमें, पद्यांश में। तो पद्यांश में कौन से तो अलंकार का प्रयोग किया गया, कौन सा रस है, वो चीज़ें लिखनी थी अपनों को किसमें, पद्यांश में, विशेष के अंतर्गत। लेकिन अब अगर अपने गद्यांश में से यानी गद्य में से व्याख्या आती है, इसमें से गद्य में से, तो गद्य में से व्याख्या आएगी तो आपको यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखनी। अलंकार अलंकार ये सारी चीज़ें अपने को गद्य में नहीं लिखनी। तो उसकी जगह आप शैली लिख सकते, क्या लिखते हो, शैली लिखनी है उसकी जगह। तो शैली के बारे में बता दो, कौन सी शैली विवेचनात्मक है या वर्णात्मक है, भावात्मक है, प्रभावात्मक है, जो भी शैलियाँ आप उसको इसमें लिखनी है। जो भी पद्यांश में कौन सी शैली का लेखक ने या कौन सी शैली का प्रयोग किया गद्यांश में लेखक ने, वो यहाँ पे आपको लिखना है। फिर बात होती है 3रे नंबर पे। अब 3रे नंबर पे पद्यांश भी बात होती है। पद्यांश 3रे नंबर पे अपने को क्या लिखना है, भाषा। क्या लिखना है 3रे नंबर पे, भाषा। यानी जो भी पद्यांश आया है आपके, तो उस पद्यांश की भाषा कौन सी है, तो वो भाषा बतानी। जैसे आपके फर्स्ट रचना थी केशवदास की रामचंद्रिका, कौन सी थी, केशवदास की रामचंद्रिका। तो जो रामचंद्रिका रचना तो उसकी भाषा कौन सी, वो लिखना है यहाँ पे। तो कौन सी भाषा है इसकी, ब्रज। तो ब्रज भाषा में जो रामचंद्रिका, तो वो अपने को यहाँ पे लिखना है। जो भी भाषा है वो यहाँ पे लिखनी है अपने को 3रे नंबर पे। अब बात होती है अपने गद्यांश में। गद्यांश में कौन सी भाषा आप लिखोगे, तो गद्यांश में आप ये कर सकते हो कि प्रस्तुत ये लाइन लिख सकते हो, आपकी प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल एवं सुस्पष्ट है। तो आप पद्य में तो जो भी उस पद्यांश की जो भी भाषा हो, अवधि हो, ब्रज हो, कोई सी भी भाषा हो, भाषा तो आपको किसके अंतर्गत लिखनी है, पद्य के अंतर्गत। और जो गद्य है आप, तो गद्य में आप 1 लाइन लिख सकते हो कि प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल एवं सुस्पष्ट है। तो ये चीज़ें आपको कहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना अपने को। और एक बात, जैसे पद्यांश में से अगर आपकी व्याख्या आती है
तो आपको जैसे रस इनका मालूम नहीं है कि कौन सा रस है, कौन सा गुण है, कौन सा अलंकार है, तो आप एक अलंकार लिख सकते हो इसमें कौन सा, अनुप्रास। क्योंकि बेसिकली अनुप्रास अलंकार प्राय ज़्यादातर रचनाओं में आता रहता है। तो जो अनुप्रास अलंकार है उस प्राय सभी रचनाओं में क्या होता है, आता है। तो यहाँ पे अगर आप अलंकार का लिखना चाहते हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा अलंकार है या कौन सा नहीं है, तो आप बेसिकली कौन सा लिख सकते हो, अनुप्रास, क्योंकि प्राय सभी रचनाओं में अनुप्रास अलंकार देखा जाता है। तो सभी रचनाओं में क्या अनुप्रास अलंकार आता है, तो वो क्या कहते हो, तो ये अनुप्रास अलंकार आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये सारा सब कुछ जो मैंने समझाया उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, व्याख्या करनी है। अगर इस अकॉर्डिंग आप करोगे तो आपका सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए एक बार वो बता देता हूँ मैं आपको, जो 5 पॉइंट मैंने लिखाए हैं वो 5 के 5 आपको क्या करने हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे कैसे क्या करने हैं, आपको याद करने हैं। क्योंकि ये 5 के 5 आपके चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, तो दोनों में आपकी व्याख्या आएगी, दोनों में क्या होंगे, ये ऐसे कैसे काम आएंगे। तो इनको आपको क्या करना है, सारा सब कुछ ध्यान रखना है। चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे कोई सा भी हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल सारा सब कुछ है, तो सभी में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है।